नमस्कार, थाने से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ। कानपुर में शहीद हुए पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जो वहां के डिप्टी एसपी थे देवेंद्र मिश्रा, उन्हें पकड़कर उनकी सर को गोली से उड़ा दिया गया। उन्हें केवल 5 गोलियां ही नहीं मारी गई, बल्कि कुल्हाड़ी से उनके शरीर पर वार किया गया। दूसरे पुलिस वालों को भी उनके हथियार से मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव में विकास के घर पहुंची पुलिस से विकास के गुंडों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल छीन ली थी। पुलिस वालों को उनके ही असलहों से मार डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है 54 साल के डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा को पकड़कर उनका सिर गोली से उड़ा दिया गया। उनके सीने, पेट और दाहिने पैर में गोलियां मारी गईं। सारी गोलियां आर पार हो गईं, जिस्म में कोई नहीं मिली। 26 साल के सिपाही जितेंद्र का जिस्म उसके AK-47 से छलनी कर दिया गया। 32 साल के सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार को 7 गोलियां मारी गईं। 23 साल के सिपाही बबलू कुमार को .315 बोर की राइफल से माथे और सीने पे गोली मारी गई। 24 साल के सिपाही राहुल कुमार के जिस्म में .315 बोर की राइफल से 4 गोलियां मारी गईं। 35 साल के सिपाही सुल्तान को .315 बोर की राइफल से 5 गोलियां मारी गईं। 48 साल के सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के जिस्म से पोस्टमार्टम में 4 बुलेट्स निकली। 42 साल के सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव का जिस्म 5 गोलियों से छलनी था। पुलिस से लूटे गए 5 असलहों में से सिर्फ एक 9mm पिस्टल ही बरामद हुई है। बाकी 4 असलहे नहीं मिल पाए। पुलिस ने अपने असलहों की बरामदगी के लिए विकास के घर में खुदाई भी की थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस के लूटे हुए असले ये भागते समय जो है अपने मकान के नीचे कुछ बंकर इसके बने हुए हैं, उसमें दबा करके गए हैं। और साथ ही ये अपराधी इस तरह से कुछ लोग जो है ब्लैक मनी को दीवारों में चुन करके रखते हैं, इसी तरह ये अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। पुलिस को इस तरह की सूचना थी। इसी सूचना पर पुलिस ने इसकी कुछ यहाँ पर खुदाई और दीवारों को तोड़ने का काम किया था, और उसमें पुलिस को काफ़ी मात्रा में जो है भारी मात्रा में कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए। कुल 14 पुलिस वालों पे गोलियों से हमला हुआ, जिसमें से 8 मौके पे शहीद हो गए और 6 घायल हैं, जिनका कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहीद पुलिस वालों में से 4 के जिस्म में से गोलियां आर पार हो गई हैं। यह पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी है कि उन्हें विकास की उनको मारने के लिए की गई तैयारियों की भनक भी नहीं लगी, और यह विकास के खुफिया तंत्र की कामयाबी है कि उसे पुलिस के मूवमेंट की बहुत पहले से खबर थी। अगर पुलिस पुख्ता तैयारियों से गई होती तो शायद ये हाल नहीं होता। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदी नगर के एक मोमबत्ती फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग में 7 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 4 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जहां यह कारखाना था वहां छप्पर था और ऊपर से गुजरे बिजली का तार गिर जाने के कारण उस छप्पर में आग लग गई और यह हादसा हो गया। तो वहीं भारी बारिश ने तीसरे दिन भी मुंबईकरों की परेशानी बढ़ा दी। लगातार 3 दिनों से मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद अब प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगा है। मुंबई में ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिंदमाता से लेकर मिलन सबवे तक निचले इलाकों में हर साल की तरह इस साल भी पानी भर गया। लोग परेशान नजर आए। BMC के कर्मचारी जरूर मौजूद थे, लेकिन सड़कों पर भरे पानी के आगे वो भी बेबस ही दिखे। हर जगह में पानी भरा हुआ है। पानी सब जगह में भरा पड़ा हुआ है। आने जाने में दिक्कत हो रही है। भारी बारिश के साथ समुद्र में आई 4.63 मीटर ऊंची हाई टाइड ने तटीय इलाकों की परेशानी और बढ़ा दी। समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे भी परेशान नजर आए। हमको ऐसा डर लग रहा है, अभी इधर पानी भी बढ़ रहा है समुद्र का, मछुआरे भी अभी बंद है, तो कौन सी जीवित हानि होनी नहीं बनता है। इसलिए शासन को हमारा देखना बनता है कि इधर आके कि बाबा क्या चल रहा है क्या नहीं। कैसे ये कोरोना की महामारी से तो हमारा बिजनेस तो ठप हो चुका है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कोई जीवित हानि या पानी हाई टाइड वगैरह से नाले सफाई बराबर हो ही नहीं है BMC के थ्रू, उसके वजह से कोई जीवित हानि नहीं होनी चाहिए। यही हमारी प्रशासन से दरखास्त है
करके हम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और हमारे सुरक्षा का भान रखें। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद मुंबई हर साल बारिश में असहाय नजर आता है। देश में सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन उसका कोई नतीजा दिखाई नहीं देता। इस बार भी मॉनसून के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया गया था, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि वो दावा तुरंत हवा हो गया। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सबसे बड़ा जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल है, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। आज से यहाँ पर मरीजों की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। इससे ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में मरीजों को बेड मिलने में आसानी होगी। शनिवार सुबह दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया। शनिवार शाम तक यहां कोरोना के कई मरीज भी पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। अभी यहां मरीजों के लिए 2000 बेड तैयार हैं, जो बढ़कर 10,000 हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा फैसिलिटी आया है, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और बाकी जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं डेडिकेटेड, वहाँ उनके लिए भी भीड़ कम होगी। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल हैज बीन दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की मदद के लिए ये सरदार पटेल कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ देखरेख के लिए रहेगा। यहाँ 10% बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा है। जिन्हें इसकी जरूरत होगी उन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी। बेडेड, ऑक्सीजनेटेड बेडेड, इन केस एनी पेशेंट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वी आर एबल टू गिव देम। इस कोविड केयर सेंटर का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। कुल 25 एकड़ में फैले इस सेंटर में मरीजों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सेंटर में अर्धसैनिक बलों के करीब 1000 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ होगा। मरीजों को लाने के लिए 100 से ज्यादा एम्बुलेंस होंगी। आईटीबीपी के करीब 3000 जवान अपनी सेवाएं देंगे। 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी। खास बात यह है कि यहाँ लगे गत्ते के बेड रिसाइकल भी हो सकते हैं। वहीं दिल्ली कैंट इलाके में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 1000 बेड वाला ये अस्पताल डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 12 दिन के अंदर तैयार किया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको 12 दिन के अंदर ही तैयार किया है। और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। डीआरडीओ का फैसिलिटी बना है 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। 250 आईसीयू बनाए गए हैं। जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर आईसीयू में ले जाना पड़ता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो मिलके अभी प्रयास कर रही है दिल्ली में, वो अच्छा है। खास बात यह है कि इस अस्पताल में 250 वेंटिलेटर वाले बेड भी हैं। यहाँ के आईसीयू वार्ड का नाम हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया है। ये अस्पताल भी कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामलों में दुनिया भर में भारत नंबर 3 के करीब पहुंच गया है। भारत में रूस से सिर्फ 339 मामले कम हैं। कोरोना के मामलों में अमेरिका पहले तो ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत में अब तक 6,73,165 कोरोना केस हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे ज्यादा 24,850 नए मामले सामने आए और एक दिन में सबसे ज्यादा 613 लोगों की मौत हुई है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1 लाख के करीब हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 99,444 मामले सामने आ गए हैं और अब तक 3,067 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 2,244 नए मामले सामने आए और 63 मरीजों की मौत हुई।
तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना ने छीनी लद्दाख की रौनक। तो वहीं चीन से जारी तनातनी के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और जगुआर लगातार सरहद पर फ्लाई कर रहे हैं। कोशिश बस इतना है कि अगर चीन से आमना सामना हो जाए तो कहीं पर भी 19 नहीं 20 ही पड़ेंगे। चीन से लगी सरहद पर वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई, हथियारों से लैस दुश्मन के फॉरवर्ड बेस पर नजर, साथ देने के लिए अटैक फाइटर जगुआर, MiG-29 और मिराज जैसे अत्याधुनिक विमान। LAC पर गरजते इन विमानों की धमक सीमा पार पहुंच रही है। Every air warrior at this base, वायुसेना के सैनिक इस बेस पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सक्षम है। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमारा जोश हमेशा से बुलंद है। high and touching the sky with glory. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद से ही वायुसेना हाई अलर्ट पर है। केवल वायुसेना ही नहीं, नौसेना के P-8I विमान भी निगरानी के लिए आसमान में गश्त कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 फॉरवर्ड एरिया में हथियार और रसद पहुंचाने में जुटे हैं। हिमालय पार के इस सर्द और ऊंचे इलाके में दुश्मन को जवाब देने के लिए अमेरिका से खरीदे गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चुनुक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। भारतीय वायुसेना सभी तरह के ऑपरेशन और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ये ध्यान देने की बात है कि 1962 में चीन के साथ हुई जंग में वायुसेना का लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। कई जानकार मानते हैं कि तब युद्ध का नतीजा अनुकूल न निकलने की ये भी एक वजह थी, लेकिन इस बार वायुसेना को पूरी तरह तैयार रखा गया है। वायुसेना तैयार है चीनी चुनौती से निपटने के लिए, 1962 की कसक को मिटाने के लिए, साथ में देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हमारी सेनाएं किसी के भी नापाक इरादे को सबक सिखाने में सक्षम है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। चीनी सामानों के बहिष्कार के इस दौर में पंजाब के साइकिल और पुर्जों के निर्माता सरकार से MSME सेक्टर में सहायता की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वो इन हालातों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। कोरोना महामारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में साइकिल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही थी। भारत में साइकिल उद्योग के मार्केट लीडर हीरो साइकिल को तो इससे उनके मार्केट शेयर में 40-50 से लेकर 60% बढ़ोतरी तक की उम्मीद थी। जो आदमी जिम में नहीं जा सका, वो क्राउडेड जिम में कोरोना वायरस स्प्रेड करने का इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ है, वहाँ पे साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। हम 18,000 साइकिल बनाते थे पहले रोज के, टुडे द डिमांड इज 20,000, 21,000। लेकिन लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद हालात एक बार फिर बदल गए हैं। लुधियाना में बनने वाले साइकिल और उसके पुर्जे 70 से 76% चीन से आते थे। लोकल MSMEs भी ये कल पुर्जे बनाते हैं, लेकिन वो खुद लॉकडाउन की मार से उबर रहे हैं और फिलहाल चीन से आ रहे सामानों की कमी की पूर्ति करने की हालात में नहीं नजर आते। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 100% ਖੁੱਲ ਕੇ 20% प्रोडक्टिविटी पे आई। साइकिल उद्योग के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत हर साल 1 करोड़ 80 लाख साइकिल बनाता है। पंजाब में देश के 92% साइकिल के कल पुर्जे बनते हैं, जबकि 75% साइकिल का उत्पादन होता है। पिछले 5 सालों में 70 से 76% साइकिल के पुर्जे चीन से आयात किए गए हैं। साइकिल उद्योग को यहां सरकार से मदद की उम्मीद है। सरकार टेक्नोलॉजी की बेहतरी का वादा कर रही है, लेकिन चीनी आयात पर रोक लगाने से उसे आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ऐसा है कि लोग तैयार हैं इसके लिए, लेकिन सरकार को अपना मन बनाना होगा। सरकार के लिए आज जो एक इंपोर्ट बिजनेस है वो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो बनता जा रहा है। पिछले 2 सालों के अंदर में इंडिया में 25 लाख करोड़ की जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़कर 35 लाख करोड़ की इंपोर्ट हो गई, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% की इंक्रीज पिछले 2 सालों में ही
इंपोर्ट में आ गई है। पूरे वर्ल्ड के एक दिमाग में है, जिनकी यूरोप की इंडस्ट्री भी चाइना में थी, वो भी अब चाइना से मूव करने की सोच रहे हैं कि जो चाइना से इंडस्ट्री मूव करेगी, उसके लिए वो इंडिया में आएगी। इसके लिए पंजाब ने हमने बहुत तैयारी की। हम 4 बिग इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। क्या चाइना के बिना लुधियाना और पंजाब की बाइसिकल इंडस्ट्री चल सकती है? अगर लोकल ट्रेडर्स की माने तो उनका कहना है कि इसके लिए सरकार को सिर्फ स्लोगन्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से काम नहीं चलाना होगा, बल्कि उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा ताकि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में आ सकें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। लद्दाख आमतौर पर इस समय पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। साथ ही चीन के साथ जारी तनातनी की वजह से जो बची कुछ उम्मीदें थी वो भी अब खत्म हो गई हैं। बिजनेस एक तरह से बिल्कुल बंद ही हो गया है इस साल के लिए। गाड़ी रखने के लिए हमें पार्किंग भी नहीं मिलता था। अभी हम रोड पे जाएंगे, आपको रोड खाली मिलेगा। सुनसान सड़कें, सुनसान बाजार, ये लद्दाख की राजधानी लेह का नजारा है, जो हर साल इन महीनों सैलानियों से गुलजार नजर आती थी। लेकिन इस साल कोरोना संकट के चलते आने जाने पर लगी पाबंदियों ने लेह की रौनक ही छीन ली है। साल के 5-6 महीने पर्यटन पर आश्रित लेह में इससे जुड़ा सारा कारोबार अब ठप पड़ा है। जिन होटलों में इन दिनों कमरे मिलने मुश्किल हो जाते थे, वो होटल बंद पड़े हैं। करीबन 70% जो हाउस होल्ड है पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है टूरिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो उसकी वजह से करीब जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर है, खासकर ये टूर ऑपरेटर्स, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका टूरिस्ट गाइड्स हो गया, होटल्स गेस्ट हाउसेस वाले हो गया, तो कुल मिला के आपको संख्या में आपको बताऊं तो करीब 600 करोड़ का जो है एनुअल एक फिगर जो है इसका करीब नुकसान हुआ है, जो कि हमारे लद्दाख का 60% आपका जो जीडीपी उसके बराबर है। तो काफ़ी नो डाउट जो है जिस कोविड के चलते जो है काफ़ी हमें इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स यहाँ चल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस साल टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है लद्दाख में और दुनिया भर में, और इसके रिवाइव होने की आशंका इस साल तो नहीं है। 2021 में हम सोच रहे हैं कि कुछ टूरिस्ट आएंगे, बट फिर भी हमें ये लगता है कि 2-3 साल इसको लगेगा फुल रिवाइव होने में इंडस्ट्री को। लेह पहुंचकर ही ज्यादातर सैलानी लद्दाख के दूसरे इलाकों में घूमने जाते थे। इसके लिए वो गाड़ियां या बाइक किराए पर लेते थे, लेकिन सैलानी नहीं है तो बाइकिंग का धंधा भी ठप पड़ गया है। मई टू सितंबर हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। इस साल बिल्कुल सारे लॉकडाउन की वजह से कुछ बाइक नहीं निकला, सारा बिजनेस एक तरह से बिल्कुल बंद ही हो गया है इस साल के लिए। तो हमारे जितने भी है इनके सारा सोर्स ऑफ इनकम जो बाइक रेंटल है, इन सब का भी इस साल बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम बंद है सबका। आप देख सकते हैं कि सारे मेरे जितने भी फ्लीट्स हैं सारे ये भी लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पर्टिकुलरली बाइकिंग इंडस्ट्री लेके। सैलानी लेह के इस मेन मार्केट से भी खरीदारी करते थे। आसपास के गांवों से यहां आने वाली ताजी सब्जियां, फल और दूसरा सामान खरीदने वाले भी अब काफी कम हैं। बिजनेस तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, टूट जाएगा। बाजार में टाइम में एक बिजनेस बहुत करेंगे, बहुत घटा में काम किया। लद्दाख को 1974 में पर्यटन के लिए खोला गया। उस साल यहां 542 सैलानी आए, लेकिन साल 2018 तक वो बढ़कर 3 लाख को पार कर गए, जो पूरे लद्दाख की जनसंख्या के लगभग बराबर है। लेकिन पिछले साल 2019 में पहले आम चुनाव और फिर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की वजह से सैलानियों की तादाद घटकर 2,30,000 पर आ गई, और इस साल तो लगभग सभी कुछ बंद है। ऊपर से चीन के साथ सीमा पर तनाव ने अगले कुछ महीनों में पर्यटकों के आने की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी है।
इन हालात में सरकार को तो लेह के पर्यटन कारोबारियों के लिए कुछ न कुछ सोचना ही होगा, लेकिन साथ ही खुद लेह के लोगों को भी सोचना होगा कि सिर्फ पर्यटन पर ही पूरी तरह आश्रित रहना ठीक नहीं। आजीविका के कुछ पारंपरिक विकल्पों को भी बनाए रखना होगा। लेह से सुब्रत शर्मा के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।